दोस्तों, स्वागत है आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल में। तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी? तो हम लोग आज बढ़ेंगे 15,000 प्लस सीरीज़ वाला को आज करेंगे। ठीक है, आज अगला ये करेंगे। कम से कम इसमें 180 के आसपास से लगभग अप्रोक्स 200 क्वेश्चन हैं। और एक दो 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 तीन दिन ये करके चलेंगे तो 500 का तो हो ही जाएगा, क्योंकि डेली हम लोग 500 का टारगेट लेके चल ही रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। और जैसे ही आप लोग ये कर रहे हैं वैसे ही करिए। अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। तो शेयर करने में थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छा लगता है तो शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। चलिए, और वैसे ही वो जैसे ओपिनियन दे रहे हैं अपना अपना, मैं सबका कमेंट जरूर देखता हूँ। अपना अपना ओपिनियन देते रहिए और लाइक्स करिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त हुई है। क्या है? सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त हुई है? मुहरों से। क्या? मुहरों से। देखिए, ऐसा है कि लिपि की सूचना कह रहा है ना, लिपि की सूचना याद रखिएगा, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना। ठीक है, ठीक है। तो मुहरों से प्राप्त हुई है। अब इतिहास में हम लोग चलेंगे तो तीन टाइप का इतिहास होता है: प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तीनों में फर्क कुछ ही है। तीनों में फर्क है कि अगर प्राग ऐतिहासिक काल जो होता है, प्राक ऐतिहासिक उसको बोलते हैं, मतलब कि जो न लिखा गया हो न पढ़ा गया हो, है ना। न पढ़ा जा सके न लिखा गया हो, लिखा गया भी नहीं है। एक आदि ऐतिहासिक होता है। आदि ऐतिहासिक होता है कि लिखा हुआ है उसमें, मतलब लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाते। एक ऐतिहासिक होता है जो लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ भी पाते हैं, है ना। ठीक है। तो ये जो सिंधु घाटी वाला जो है ये आदि ऐतिहासिक में आता है ना। और इतिहास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो जब शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत से, प्रागैतिहासिक काल, लुसेंट में भी साफ साफ दिया हुआ है, कहीं भी आप लोग देख लीजिए किसी भी बुक में। तो तीन चार टाइप से है। एक वेद धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ, ठीक है। एक होता है आपको धर्म ग्रंथ हो गया। कुछ होता है एक साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत अलग अलग, मतलब जो अपना ये आए हैं, क्या बोलते हैं उसको, लेखक नहीं, यात्री, है ना, यात्री। तो साहित्यिक स्रोत, धर्म ग्रंथ, है ना। चार टाइप से होता है, ठीक है। धर्म ग्रंथ, साहित्यिक स्रोत, एक होता है आपको अभिलेख, अभिलेख, है ना। और एक धर्म ग्रंथ हो गया, साहित्यिक स्रोत हो गया, हाँ साहित्यिक स्रोत हो गया। एक हो गया आपको अभिलेख हो गया, और एक होता है यही मुहरे, मुहरों से, ठीक है। ये चार टाइप का होता है जिसमें ये इतिहास का ये करने का, खोजने का पता चलता है, स्रोत प्राप्त होता है। स्रोत, इतिहास के स्रोत जानने के लिए चार हैं। धर्म ग्रंथ से जानते हैं, साहित्यिक स्रोत जो नए नए यात्री आते हैं भारत वो लिखते हैं भारत के बारे में कि इस टाइम ऐसा था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो आया था, मेगास्थनीज, उसने इंडिका लिखी, उसमें उस समय मध्य प्रदेश के शासन को 7 भागों में बांटा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा, उसके शासन प्रणाली के बारे में लिखा। तो जो जो जिस टाइम में आता है उस टाइम में लिखता है। फाहियान आया, विक्रमादित्य उस टाइम पे लिखा। हर्षवर्धन आया, ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया आपको वेनसांग 629 AD, तो उसने लिखा। तो जैसे जैसे यात्री आते हैं तो ये अब साहित्यिक स्रोत में ये आ गया, ठीक है। धर्म ग्रंथ में आपको बता ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वेद है जो गद एवं पद, ठीक है, दोनों में है? तो वो है यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। अच्छा, आप लोग को पता कि वेद 4 होते हैं और वेदांग 6 होते हैं, है ना। वेद 4, वेदांग 6। वेद को पढ़ने के लिए वेदांग की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। वेद को पढ़ने के लिए वेदांग की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। वेद प्रथम प्राचीन है ऋग्वेद, ठीक है। फिर उसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 वेदों में भी बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, जानते हैं ना। अच्छा, यजुर्वेद, सामवेद, है ना, और लास्ट वाला अथर्ववेद, अथर्ववेद, है ना। चलिए, ऋग्वेद के बारे में तो बता ही थे, पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, इसके पढ़ने वाले को अधर्वयु कहते हैं जी, अधर्वयु, ठीक है। क्या बोलते हैं? अधर्वयु। सामवेद जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं कि संगीत का जनक, सामवेद को बोला जाता है संगीत का जनक। नहीं, और वशीकरण, शाप, ये वो जितना प्रकार का मंत्र है सब इसमें अथर्ववेद में है ना। अथर्वा ऋषि द्वारा रचा हुआ, ठीक है। सबसे प्राचीन यजुर्वेद यही है ऋग्वेद, और सबसे लास्ट का वेद है आपको अथर्ववेद। वेदांग 6 कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, और कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। क्या वो हो गया? शिक्षा, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, और क्या छूटा अभी बताइए? 2 और छूट रहा है।
ध्यान में नहीं आ रहा अभी हमको, बताइए किसको है तो। महायान के संस्थापक, महायान के संस्थापक जो है ना नागार्जुन है। महायान किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इस टाइप का जो है 3 गो था। कौन कौन था? एगो महायान हो गया, एक हीनयान हो गया, ठीक है, और एक व्रजयान भी होता है, ठीक है, व्रजयान। हीनयान का जो आपको संरक्षक कह सकते हो अशोक को हम लोग कह सकते हैं। इसके तहत बहुत ही स्तूपों का इसने निर्माण करवाया था। हीनयान का संरक्षक अशोक को कह सकते हैं, महायान का संस्थापक तो यही है, ठीक है। अब बाकी तो गौतम बुद्ध के जन्म वगैरह के बारे में तो और भी पहले वीडियो में बता चुके हैं। 1 से कितना डेज तक चला है, शायद 6 डेज तक का हो गया, जाके आप लोग देख सकते हैं। वो लगभग 3-4 हज़ार क्वेश्चन का हम लोग 6 घंटा में कंप्लीट कर दिए हैं। 5 से 6 घंटे में के वीडियो में 3000 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल देख सकते हैं। एक ही बार में नहीं कर सकते हम, डायरेक्ट आप लोग को चला देंगे 10 घंटा का क्लास, उसमें 10,000 क्वेश्चन देख लेंगे, कहिए अरे 10 घंटा में 10,000 क्वेश्चन। वही बात सेम है, हर एक क्वेश्चन घंटा में 500 से 700 के आसपास क्वेश्चन चल रहा है, तो 1-1 घंटा देख लेंगे। और भी पढ़ाई करना रहता है तो इसको भी देख लेंगे, पता भी नहीं चलेगा, है ना। और आपको तो पता ही है कि दरोगा का भी बैच अब शुरू हो रहा है धीरे धीरे आपके टेलीग्राम चैनल पर, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पूरा डिटेल आप लोग उसमें देख सकते हैं। तो 6 महीना का टारगेट करके नया 2025 के लिए लाया जा रहा है, जो अगली वैकेंसी है, अभी से ही लग जाना है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। चलिए, कौटिल्य का संबंध, कौटिल्य का संबंध किस विद्यालय से था? विश्वविद्यालय से। तो तक्षशिला, यहाँ पर शिक्षक थे ये, ठीक है, चाणक्य जिनको बोलते हैं, यहीं से उठे थे ये। घनानंद से अपमानित होने के बाद चंद्रगुप्त को तैयार किया था इन्होंने, ठीक है। चंद्रगुप्त के महामंत्री भी बने थे बाद में ये, ठीक है। और उसके बाद तक्षशिला गांधार में था, नहीं कहाँ था? गांधार में। अच्छा, और उसे और बोला जाए उस समय कौन कौन था? विक्रमशिला था, जो कि बिहार से आपको पता ही है, भागलपुर वाला क्षेत्र ये। फिर आपको नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, ठीक है। वेनसांग आया था। वेनसांग के टाइम में पूछता है एक क्वेश्चन कि उस समय वहाँ के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र। कहाँ के? नालंदा विश्वविद्यालय के, ठीक है ना, आचार्य शीलभद्र, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? 2 याद रखिएगा, जहांगीर और औरंगजेब। कौन कौन याद रखना है? जहांगीर और औरंगजेब। कहला जहांगीर जो है 5वां गुरु अर्जुन देव को दिया था फांसी। क्यों दिया था? क्योंकि इसका जो पुत्र था खुसरो, उसको भड़काने के आरोप में, ठीक है, क्योंकि वो इनसे बहुत प्रभावित था और वो आगे चल के सिख धर्म अपनाने वाला भी था। तो अब इसके प्रति जो है जैसे इन लोग का ये रहता था रवैया, ठीक है, मुगल शासक का, उसको विरोध करने लगा था खुसरो, इनके प्रभाव में आके। तो इसको लगा जहांगीर को कि मेरे बेटे को जो है ये भड़का रहा है, इससे मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, इसलिए इसको मृत्यु दंड दिया था। और औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर को दिया था जी, तेग बहादुर को, ठीक है, फांसी की सजा, मृत्यु दंड। ये 2 पूछता है, याद रखिएगा। 5वें गुरु अर्जुन देव थे। गुरु हरमंदिर साहब जो है, जिसको हम लोग अमृतसर में जो हरमंदिर साहब है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर्ण मंदिर भी बोलते हैं, उनका निर्माण भी इन्होंने किया था, हरमंदिर साहब का, ठीक है, निर्माण भी इन्होंने करवाया था। कौन? गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु थे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण बोले तो हुमायूं नामा, ठीक है, हुमायूं नामा भी किसने लिख रखा है? इसमें है कि मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण, ठीक, और हुमायूं नामा भी इसने लिखा है। किसने? गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा। कौन थी ये? हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की बहन थी, करना याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद अलीनगर की संधि हुई थी। अलीनगर की संधि 1757 में युद्ध क्यों हुआ था? अच्छा, अलीनगर की संधि से ही जो है अंग्रेजों को छूट दे दी गई थी कि आप लोग अच्छे से व्यापार कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, और मतलब व्यापारिक छूट, व्यवहारिक छूट ज़्यादा इन लोग को मिल गया था इस संधि के तहत। मतलब एक शुरुआत, अगर उन लोग का वर्चस्व का कहा जाए, एकदम शुरुआत, तो इसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। काल कोठरी की घटना हुई थी जी, बहुत पूछता है, 23 जून था ना, डेट अगर हम सही लिखे हैं तो बताइएगा। 23 जून 1756 में 146 को अंग्रेज था, जिसको एक ही कोठरी में बंद कर दिया था, और उसमें से जिंदा क्या को बचा था? उसमें से जिंदा क्या को बचा था, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। सती प्रथा का निषेध कब किया गया था? 1829 में। सती प्रथा का निषेध कब किया गया था? 1829 में। सती प्रथा का निषेध करने में जो है किसने भूमिका निभाई थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर।
पूना पैक्ट किसके किसके हुआ था जी? पूना पैक्ट तो हुआ था अंबेडकर और गांधी, भीमराव अंबेडकर और गांधी। पुणे के अरवदा जेल में यही हुआ था क्या? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम महिला, ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक, याद रखिएगा, पूछेगा तो अधिवेशन के साथ याद रखिएगा 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। और वही पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय, यहाँ पे लगा लीजिए खाली, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब क्या कीजिएगा? तो लिखना है सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू। कब? 1925। अधिवेशन कौन सा? कानपुर। अब ठीक है, यही चीज आपको हम पूछ देते थे कि 1925 बता के पूछ देते कौन सा अधिवेशन है, कहाँ पर, तो कहते कि सर आप पूछ देते हैं क्वेश्चन आंसर बताबे नहीं करते। हम इसलिए पूछते थे भाई कि अगर हम एक को पूछ दिए 1925 का, तो आप लगता है कि उसको जब पलटिएगा किताब को तो पूरा अधिवेशन एक बार देख लीजिएगा 10 मिनट में, फटाक फट फटाक कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था अध्यक्ष, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके वजह से कि एक क्वेश्चन की वजह से आपका 40 गो 20 गो क्वेश्चन कंप्लीट, समझ गए। लेकिन चलिए, अगर आप लोग का यही इच्छा है तो यही बता देते हैं, बता दिए। अगर ठीक है 3 गो क्वेश्चन पूछता है, अगर कांग्रेस में महिला वाला पूछेगा अधिवेशन से संबंधित तो 3 गो पूछेगा। पहला ध्यान से समझिएगा, अगर हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, आराम आराम से भी बोलेंगे, ठीक ना। पहला कहेगा कि कांग्रेस अधिवेशन में की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, तो एनी बेसेंट 1917 में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन, है ना। और पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन, ठीक। और एक तीसरा सवाल ये है कि अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम महिला जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, ठीक है, तो हो जाएगी कादम्बिनी गांगुली। क्या? कादम्बिनी गांगुली। और कादम्बिनी गांगुली का जो है कादम्बिनी गांगुली, ठीक है ना, कादम्बिनी गांगुली। अच्छा, इनसे एक और सवाल बनता है कि भारत की प्रथम महिला स्नातक, है ना, तो भारत की प्रथम महिला स्नातक भी कादम्बिनी गांगुली ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए सर, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, वंदे मातरम के प्रथम संपादक अंग्रेजी में छपने वाला साप्ताहिक पत्रिका था जी। पूछता है कि कौन सा सब्जेक्ट में और मतलब कौन सा विषय में, छपने वाला भाषा में, और कैसा था पर, तो साप्ताहिक पत्रिका ये था, साप्ताहिक, ठीक, साप्ताहिक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका था, अंग्रेजी भाषा में छपने वाला, ठीक है। और वंदे मातरम संपादक थे अरविंद घोष, संपादक। लेकिन अगर इस पत्रिका का संस्थापक पूछेगा तब क्या कीजिएगा? संस्थापक पूछेगा तो लाल बाल पाल वाला पाल जी को याद रखिएगा, मतलब बिपिन चंद्र पाल जी, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, ठीक। क्या? संस्थापक किसके? वंदे मातरम। अब वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत वाला मत समझ लीजिएगा, हम लिख दिए साफ साफ, अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्रिका थी, अंग्रेजी में छपने वाली, जिसके प्रथम संपादक जो थे वो अरविंद घोष या अरविंदो घोष लिखता है, ठीक है। और अगर इसी को पूछेगा कि इसके संस्थापक कौन थे इस पत्रिका के, तो बिपिन चंद्र पाल थे, और अंग्रेजी में छपने वाली साप्ताहिक पत्रिका थी भाई साहब। आगे बढ़ा जाए। अब मजा आ रहा है क्या? जब सारे क्वेश्चन बता रहे हैं पूछने के बजाय आंसर के सहित बता रहे हैं तो अच्छा लग रहा है? बताइएगा कमेंट में जरूर। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया? ठीक है, 24 जनवरी 1950। याद रखिएगा, राष्ट्रगान के साथ साथ आप राष्ट्रगीत को भी ले लीजिए, राष्ट्रगीत को भी, ठीक है, राष्ट्रगीत को। अब अगर यही पूछेगा कि तिरंगा झंडा को कब लिया गया, तो 22 जुलाई 1947 था जी। अच्छा हो गया। और अंतिम, अब यही याद रखिएगा कि वो जो सभा हुआ था संविधान सभा, उसका अंतिम बैठक भी इसी दिन हुआ था, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। आगे बढ़ा जाए सर, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहीं ले आते हैं जी, वहाँ बार बार जाया पड़ता है। चलिए आगे देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? देखिए पिछले वीडियो में बताए होंगे हम, भगत सिंह, अभी मिल गया चंद्रशेखर आजाद, ठीक। तो अगर भगत सिंह ऑप्शन में होगा तो चंद्रशेखर आजाद नहीं होगा, चंद्रशेखर आजाद होगा तो भगत सिंह ऑप्शन में नहीं होगा, याद रखिएगा। या दोनों का देगा तो साथ में ए एंड बी करके देगा, इसलिए न तय है। इसको पहले एचआरए बोला जाता था, एचआरए
मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, सोशलिस्ट नहीं था। तो आप लोग को पता होगा जब काकोरी कांड हुआ था, जिसको काकोरी एक्शन अब नाम रख दिया गया ना, तो काकोरी कांड जो हुआ था तो उसमें इसका, उससे पहले इसका सब इसी के सदस्य थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के, ठीक। तो उसमें सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब ने संस्थापना किया था। तो जब राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, उन सबको फांसी दे दी गई थी, तो उसके बाद जो साइमन आया था 1928 में, साइमन कमीशन 1928 में आया था ना, इसी को रोकने के क्रम में साइमन गो बैक करते करते लाला लाजपत राय जी को सर पे लगी थी। और मैं बार बार उनका नारा दोहराता हूँ कि मेरे सर पे लगी, है ना। चलिए, तो उससे साइमन के विरोध करने के लिए फिरोजशाह कोटला में भगत सिंह के कहने पर इन्होंने भी बुलाया था, भगत सिंह ने बुलाया था, ज़्यादा प्रभाव इन्हीं का था इसका नामकरण करने में। तो उसी टाइम इसका नामकरण किया गया था, HRA का नाम बदल के, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कर दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, इसको करने का क्या जरूरत है। अगला है कि उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी है। प्रथम महिला ने तो मीरा साहेब फातिमा बीबी, M फातिमा, मीरा साहेब फातिमा बीबी, ठीक है, ठीक है। चलिए, और अभी कौन है, संजीव खन्ना, हाल ही में बने हैं संजीव खन्ना, है ना। बताइए वर्तमान में कौन है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किसने की। अच्छा, दो नाम हम इससे और जुड़ा लिख देते हैं, लेकिन उसको लिख देते हैं हाई कोर्ट। उसमें बताना है कि अध्यक्ष न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश कौन थी। एक हम लिखते हैं अन्ना चांडी, थोड़ा सा हेल्प करते हैं, देखते हैं कितना याद है आप लोग को। एक लिखते हैं लीला सेठ। इन दोनों के नाम में क्या फ़र्क है बताइए आप लोग, ठीक। इतना तो बता ही सकते हैं, हाई कोर्ट से संबंधित है, इतना हम बता दे रहे हैं। लेकिन अन्ना चांडी और लीला सेठ दोनों हम लिखे हैं, आप लोग बताइए क्या है वो चीज़, ठीक है। कुछ ना कुछ तो बताने के लिए आपको देबे करेंगे, फंसाने के लिए, फंसना पड़ेगा आपको, तभी पढ़िएगा। देखिए, हम वो नहीं है कि हाँ मेरा नोट पढ़ लीजिए तो काम खत्म, ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको कहीं से भी कोई किताब खरीद लीजिए मेरे भाई, कोई भी बुक खरीद लीजिए, किसी का भी कोर्स खरीद लीजिए, आपको स्वयं ही पढ़ना पड़ेगा, स्वयं ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तभी बदलाव आएगा लाइफ में, ये बात याद रखिएगा कि हम ही को पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। चलिए, अच्छा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किसने की थी। तो स्वर्ण सिंह समिति ने, और ये इनके संस्तुति पर ही 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है, में 10 गो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, 10 गो, ठीक। कहिएगा सर क्या बता रहे हैं, 11 गो है, तो हम बताएंगे, सुन लीजिए। 10 गो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था उस टाइम, और उसको भाग, संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में रखा गया है, नहीं है, अनुच्छेद 51 में रखा गया है। और कहा जाता कि रूस के संविधान से लिया गया, सही है क्या, रूस के संविधान से। अच्छा, एक बात और है कि 11वां कब जोड़ा गया सर, तो 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002, ठीक है, जो मुफ्त शिक्षा वाला है, ठीक है। मूल कर्तव्य से ही पूछेगा। अच्छा, मूल कर्तव्य से कभी कभी पूछ देगा कि तीसरे नंबर का कौन है, या 4 को देख के पूछ देगा ऑप्शन में, जैसे 3 को मूल कर्तव्य दे देगा, आयोग नीति निर्देशक वाला दे देगा, पूछेगा कि इनमें कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, ऐसा करके पूछ देगा, ठीक। कभी नीति निर्देशक वाला 3 को देके एक मूल कर्तव्य वाला दे देगा और कहे कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य है, तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा अनुच्छेद 48 से 49 ये वाला देके एगो मौलिक कर्तव्य, थोड़ा सा सेम है, उसी में फंसाता है, तो अच्छा से तीनों को पढ़ लीजिएगा। 48 अनुच्छेद 48A और 49, इसी लोग को मिला के आप एगो मूल कर्तव्य बीच में डाल देगा। बिहार दरोगा पीटी में, मेंस में और बीपीएससी पीटी में भी ऐसा करता है मैक्सिमम टाइम, इसलिए बता दे रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में, 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360, ठीक है, ठीक बा। आगे बढ़ल जाओ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरिश संविधान से। आयरिश संविधान का मतलब आयरलैंड का संविधान, ठीक, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51, भाग पूछेगा तो 4 हो जाएगा बाबू। 36 में परिभाषा है, 44 में आपको पता ही है समाज सिविल संहिता है, आपको प्रसूति सहायता 42 में है, 40 में है पंचायत का गठन, है ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। जरूर अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना है। चलिए, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज, तो राजस्थान,
टाइम था 2 अक्टूबर 1959। प्रधानमंत्री 1959। प्रधानमंत्री थे आपके कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ना है। और प्रथम अति की, और सेकेंड अगर राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा मेरे भाई। सेकेंड राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। और सबसे तटीय वाला में भी दूसरा नंबर में पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। प्रथम है तटरक्षीय में, सबसे ज़्यादा बड़ा वाला में गुजरात। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए। और आपको बता दें कि द्विस्तरीय पंचायत अथी का जो बात है वो अशोक मेहता और त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977। ठीक है, आगे बढ़ा जाए सर। चलिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? हिंदी है कि नहीं इसमें सम्मिलित, बताइए। हिंदी और बंगाली, दो ऑप्शन हम दे दिए। इसमें कौन है आगे, बताइए आप लोग, कौन ज़्यादा बोला जाता है, हिंदी या बंगाली? ठीक है, वहाँ ऑप्शन के हिसाब से बंगाली दे दिया होगा। ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से बंगाली दे दिया, लेकिन बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा भाषा तो है हिंदी, उसके बाद बंगाली ना। हिंदी है कि नहीं सम्मिलित इसमें, बताइए आप लोग। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो केरल। अब किस राज्य में कम है? तो बिहार। हमको लगता है केरल में 96 पॉइंट समथिंग है ना, 96 पॉइंट समथिंग है, 2 है ऐसा करके शायद। अब बिहार में 61 पॉइंट समथिंग है, 61% लगभग अगर लिख देंगे तो चल जाएगा काम ना। और पूरा देश में 71 है, नहीं 77 करके है पूरा देश में, शायद पूरा इंडिया का 77 है आई थिंक। थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, लेकिन 77 ही है, हमको लगता है सही बोल रहे हैं। सबसे कम बिहार, सबसे ज़्यादा केरल, और लिंगानुपात में भी सबसे ज़्यादा केरल, लेकिन हरियाणा ये। अब बिहार में लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा गोपालगंज, 1000 में 1021, मालूम है ना, पूछता है बार बार गोपालगंज वाला, इसलिए बता रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या बोल रहा है भाई का मुख्य ध्येय यानी मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य क्या था? तो तीव्र औद्योगिक विकास। अब प्रथम का पूछेगा 1951 से 56 ना, प्रथम का बता रहे हैं, फर्स्ट का पंचवर्षीय योजना का हेराल्ड डोमर मॉडल पर था ये, हेराल्ड डोमर। ठीक, हेराल्ड डोमर। और इसमें क्या था मुख्य ध्येय? कृषि। ठीक, और इसमें क्या है? तीव्र औद्योगिक विकास 1956 से 61 ना। और पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसे बोल देते हैं पट पट तो लगता है कि नहीं बोल रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, ऐसे है वैसे है। ठीक है, तो देख लीजिए, पीसी महालनोबिस, तीव्र औद्योगिक विकास। ठीक है, और तीसरा चला था 61 से 65, जो कि असफल रहा था, और क्या बार बता चुके हैं कि क्यों असफल रहा था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, IRDP इंडिया रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया हाँ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1980। ये BPL और BPL से नीचे, रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को विकास के लिए बनाया गया था। ठीक है, डवाकुआ, डवाकुआ योजना किससे संबंधित है भाई? डवाकुआ योजना किससे संबंधित है? तो शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से, शहरी महिलाओं के स्वरोजगार से। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत वाला चल रहा है ना, वैसे ही उनका बात किया जाएगा, शहरी महिलाओं का स्व ये से रोजगार से। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन डेल्टा किससे बनती है? किससे बनती है? 2 नदी है, ब्रह्मपुत्र और गंगा। यहाँ गंगा दिया हुआ है, हम लोग को याद रखना है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र और, ठीक है, एंड समझिए, और ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिलकर बनाती हैं। और सुंदरवन इसलिए बोला जाता है कि सुंदरी वृक्ष बहुत पाए जाते हैं वहाँ पर, सुंदरी वृक्ष है ना। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। ठीक है, अब भारत में होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का जो है ना टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, और गंगा का टोटल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी बिहार के 12 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 12 राज्यों से। और बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा, और ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना, और जब दोनों मिल जाते हैं तो संयुक्त धारा का नाम मेघना। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा बना के, है ना, सबसे बड़ा द्वीप, माछली द्वीप भी यही बनाते हैं। अच्छा, और आपको ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी तो यमुना है ना। चलिए, किस स्थान में दुधवा नेशनल पार्क है? टाइगर रिजर्व भी है ये, टाइगर रिजर्व, हालांकि नेशनल पार्क यूपी में एगो है, उत्तर प्रदेश, दुधवा नेशनल पार्क यूपी।
अच्छा टाइगर रिजर्व और है एक पीलीभीत, पीलीभीत ये भी यूपी में है, ठीक है। और एक और टाइगर रिजर्व है, बताइए टाइगर रिजर्व 1973 में शुरू किया गया था ना जी। चलिए चलवासी कृषि, कैसी कृषि? चलवासी कृषि किस राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है? तो असम तथा बिहार, ठीक है। चलवासी कृषि। हनुमंत राव समिति, हनुमंत राव समिति की सिफारिशें किससे संबंधित है? उर्वरक उद्योग से, ठीक है। इकोनॉमिक्स में लुसेंटो में ऐसे दिया हुआ है, इतना चार्ट बना के, उसको देख लेना है। ऐसे हम टोटल बता देंगे, अभी बताने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। आप लोग बताइए कि प्रधानमंत्री बने थे क्या ये? अब बने थे तो किस नंबर के थे? ठीक। भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड, कोकिया ये सब, ठीक है, नागालैंड। चलिए भारत की निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ है? निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा, पहला हवाई अड्डा किस क्षेत्र का? निजी क्षेत्र का, तो कोचीन है। और सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा अगर बोला जाए तो इंदिरा गांधी दिल्ली वाला, और अगर सबसे बड़ा बोला जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजीव गांधी हैदराबाद में है ना। अच्छा कलकत्ता वाला का नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पूछता है कभी कभी, इसलिए हम बोल देते हैं इसे। मेरा मतलब एक सबका अपना क्या बोलते हैं उसको, बोलने का जो ये होता है ना, वही है मेरा कि क्या होगा ये हम बताते हैं आंसर, लेकिन हम पूछ के बताते हैं, ऐसा है आदत, ठीक है। आप लोग अगर अच्छा नहीं लग रहा होगा तो हम बताएंगे। देखिए एक टाइप से कह सकते हैं कि वर्ष 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था आपको, उसमें राज्याभिषेक हुआ था वहाँ के सम्राट का, इंग्लैंड के, तो 22 मार्च 1912 को अलग किया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार उड़ीसा ये सबको, है ना, बिहार उड़ीसा उस टाइम में था, तो वो उसी टाइम से हम लोग 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं। और उड़ीसा प्रांत बिहार से 1936 में अलग हुआ था, और झारखंड 2000 में 15 नवंबर। सही है, समझ में आया? और उसी समय जब राज्याभिषेक हुआ था 1911 में, तो कोलकाता से राजधानी बदल कर दिल्ली ला दिया गया था, ठीक है जी। चलिए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और उपाधियों का अंत अनुच्छेद आर्टिकल 18 में है। जैसे पहले बोलते थे ना कि राजा की उपाधि उसने दी, महात्मा की उपाधि उन्होंने दी, है ना, गुरु की उपाधि उन्होंने दी, है ना, राय की उपाधि उन्होंने दी, सरदार की उपाधि उन्होंने दी। तो ये सब उपाधि देना बंद हो गया। तो उपाधि या पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तो सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो 1954 में यही सब लाया गया था, भारत रत्न हो गया, 1954 में शुरू किया गया था। और सबसे पहले इन्हीं को मिला था, हमारे देश के द्वितीय उपराष्ट्रपति, सॉरी द्वितीय राष्ट्रपति तथा प्रथम उपराष्ट्रपति, ठीक है। और इन्हीं के जन्म दिवस 5 सितंबर पर हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस, ठीक है। और 1954 में शुरू हुआ था भारत रत्न और पद्मश्री अवार्ड, सब जो भी 1954 में शुरू हुआ था। 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली, 11 गो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर कौन थे? मतलब एडिटर संपादक कौन थे? जेम्स कैमरन। जेम्स कैमरन। कितना बार जीती है? 11 बार जीती है टाइटैनिक। टाइटैनिक का जहाज जैसे डूबता है ना। चलिए जराविक 7, जराविक 7 तो सबको पता होगा, कृत्रिम हृदय, कृत्रिम हृदय, ठीक है, कृत्रिम हृदय। ऐसे पूछा जाएगा कि वजन कितना होता है हृदय का? इसका नहीं तो कृत्रिम है, वजन उसका कितना होता है हृदय का और किडनी का? बताइए। हम इतना बताते रहे, किडनी का जो है हृदय से आधा होता है। अब आप लोग दिमाग लगा लीजिए, ठीक है, नहीं होगा तो फिर बताएंगे। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता? अंडे में, या कह सकते हैं दूध में भी इसी के साथ, तो विटामिन सी। अभी दूध में भी पूछ देगा कभी कभी कौन सा नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी, ठीक है। ध्वनि की गति सबसे धीमी किसमें होती है? हवा में। और सबसे ज़्यादा किसमें होती है? ठोस में, ठीक। जैसे सबसे ज़्यादा ठोस में, ठीक, फिर इसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में। अब बिल्कुल नहीं होती कहाँ? तो निर्वात में। कहाँ नहीं होती? बिल्कुल निर्वात में बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया। चलिए देखिए कहाँ, पदार्थ का सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। हम बोले थे स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रहे वाला, अगर जहाँ से पूछ दिया छोटा से छोटा, जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, मतलब कि अणु, ठीक है। और वो छोटा से छोटा थी जिसके बाद उसको विभाजन नहीं होता है, वो कुछ हो जाता है, कौन वाला हो जाता है वो मेरे भाई?
तो वो हो जाता है परमाणु। नहीं है, सही बोल रहे हैं जी। चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा नहीं दिख रहा ना, दिखना जरूरी है। चलिए देखिए, कौन सा विटामिन, कौन सा विटामिन ब्लड कटिंग में सहायक होता है? ब्लड कटिंग में, थक्का जमने, खून का थक्का जमने में सहायक, विटामिन के ना। चलिए के, ठीक है। हम तारों को टिमटिमाते हुए क्यों देख पाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब बाल्टी में छड़ टेढ़ा, सिक्का ऊपर, है ना, ये सब जो सब किसकी वजह से दिखता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखता है, ठीक है। अब प्रकीर्णन के कारण कुछ कुछ दिखता है, बताइए। एक आध गो दो गो एग्जाम्पल बता दीजिए प्रकीर्णन वाला, ठीक है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन, याद रखना है इसको, वहां दूर कहला जाना है, यहीं पे बता देते हैं आपको। मांसपेशी से मायोसिन, ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक, नाम से याद हो जाएगा। उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई दे पड़ता है? काला, क्योंकि वायुमंडल, क्या बोल रहे हैं, हाँ नहीं होता है। जहाँ पर नहीं होगा वायुमंडल वो कहाँ दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? काला, काला दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से भी अगर गायब कर दिया जाए तो हम लोग को भी काला दिखाई देने लगेगा ऊपर आसमान। अभी नीला दिखता है ना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णित होता है ज़्यादा वो, तो इसी वजह से, ठीक है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है जी? तो तना, तना। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना, ठीक है। प्रकंद में अदरक, हल्दी, धनकंद में बंडा के शर, है ना, सलगकंद में प्याज व्याज आता है ना। ये देख लीजिए, CH2 CH3 CH2 पदार्थ का IUPAC नाम, तो हो जाएगा 3 3 6 2 8 2 10, आओ तो ब्यूटेन हो गया C3H10, 2 मेथिल ब्यूटेन, सही है, 2 मेथिल ब्यूटेन। चलिए 2 मेथिल ब्यूटेन, IUPAC नाम। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम जी, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा कहीं देके निकल नहीं देके, सिर्फ क्रोमियम मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो क्रोमियम ही मारना है, क्रोमियम ही ज़्यादा प्राथमिकता देना है, ज़्यादा टाइम ज़्यादा वही होता है उसमें। प्रोड्यूसर गैस CO+H2, तो बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे इसको, है ना। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, है ना, में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? तो फेनिल मरकेम्पटेन, फेनिल मरकेम्पटन। अगला क्वेश्चन, बिजली के लैंप के तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का जी, टंगस्टन का। वही पूछ रहा है कि बल्ब का फिलामेंट किससे होता है, किससे बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो तंतु, है कि नहीं है ना। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? तो किसी चुंबक का अगर चुंबकत्व नष्ट करना है तो क्या करना है? गर्म करना है, तो गर्म करने से नष्ट हो जाता है। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और CGS मात्रक, बल का CGS मात्रक होता है डाइन। भड़कना नहीं है जी लड़की लोग, डाइन बोल रहे हैं, बल का CGS मात्रक, ठीक है, CGS मात्रक, ठीक है। हाँ, और ये कितना है दोनों का बीच का अथी कितना रहता है? 1000, 1000 रहता है ना दोनों के बीच का। पढ़ाते पढ़ाते आप लोग से बात करने का आदत है हमको जी, समझे। चलिए, क्योंकि बात करते करते, डिस्कस करते करते पढ़ाई अच्छा होता है। आप लोग कहीं भी पढ़िए, डिस्कशन जरूर किया कीजिए पढ़ाई कर करके। 2 घंटा रख लीजिए, 4 को 5 को फ्रेंड है, 2 घंटा रख लीजिए, डिस्कशन कीजिए, समझे। बहुत फायदा होता है वो वाला, डिस्कशन वाला, इसलिए डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, समझे। चलिए, रबर वल्का हाँ, रबर वल्कनाइजेशन में क्या प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर। रबर वल्कनाइजेशन में क्या प्रयोग होता है? सल्फर। और प्राकृतिक रबर का ये क्यों कौन सा होता है? आइसोप्रीन बहुलक, है ना। चलिए, बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है? हबल दूरदर्शी। बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है मेरे भाई? तो हबल दूरदर्शी। क्या है? हबल दूरदर्शी। अगला क्वेश्चन है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वह दृष्टि पटल, रेटिना, इसी को बोलते हैं जी। वास्तविक और कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है ना।
वास्तविक और उल्टा। चलिए, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन। लेते तो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका अगर फॉर्मूला पूछेगा मेरे भाई तो NaOH। और सोडियम कार्बोनेट का तो Na2CO3 आपको पता ही है, बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, NaOH सूत्र। ठीक है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और ये छोटा सा होता है हिजा पिछवा, और आपको अच्छा जो है क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों को, जैसे ADH हो गया, ATCH हो गया, ये सब ग्रंथि जो है इससे रिलीज होता है यहीं से। ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि इसी को बोलते हैं। अच्छा, अगर पिट्यूटरी के साथ अगर पीनियल बोल दिया ना, ध्यान से समझिएगा, सबसे छोटा वाला में अगर पिट्यूटरी के ऑप्शन में पीनियल दे दिया तो वहाँ पे पीनियल ग्रंथि मारिएगा, सबसे छोटा होता है पीनियल, इससे भी थोड़ा छोटा। ठीक है ना। परम शून्य किसके बराबर होता है? तो परम शून्य ताप की बात कर रहा है, परम शून्य ताप का बात कर रहा है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन भगनी, तो शुक्र। ठीक है। चलिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 47 डिग्री 36 दशमलव कुछ होता है। तो इसलिए 5 से ऊपर जाने पर दशमलव के बाद आप लोग को पता है एक आगे बढ़ जाता है तो 36 डिग्री हो गया है। यही फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.4 F। ठीक है। कभी कभी एक और डायरेक्ट पूछ लेता है कि 50 डिग्री सेल्सियस का कितना होता है? 122 फ़ारेनहाइट होता है। निकालबो करिएगा ना, -C/80 करके तो निकल जाएगा वैसे, F-32/80 करके। लेकिन ये वाला याद रखिएगा, बहुत बार डायरेक्ट ऐसे पूछ देता है। ठीक है। इसे निकाल भी सकते हैं आप लोग वैसे, या बना ऐसे डायरेक्ट का वही ज़्यादा पूछता है। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है मेरे भाई? कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो वो है सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? तो नैलॉन। सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ नैलॉन, ऑप्शन के हिसाब से होगा वहां पर। ठीक है। मनुष्य शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किसमें पाया जाता है? मूत्र में, है ना। यूरिया में नाइट्रोजन 46% पड़ता है जी। ठीक है। अब पीत पूछेगा तो पीत का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, यानी कि लीवर में। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यही है, यकृत। और पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में, है ना। कंफ्यूज होते हैं बहुत, यकृत तो पित्ताशय में गलत हो जाता है। तो बता दी थे कि जहाँ रहते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं? आलय। तो पित्ताशय जहाँ रहता है तो आशय, पित्ताशय। और ये होता है यहाँ से, यकृत से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? तो उसी को प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और किस रंग के प्रकाश में सबसे तीव्र प्रकाश संश्लेषण होता है मेरे भाई? तो लाल रंग में, लाल रंग में। ठीक। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी क्या क्या होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तो ये है, खनिज लवण, और सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश, है ना। और इसके बाद प्रथम उत्पाद जो होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रथम उत्पाद पूछेगा तो। ठीक। और कौन सी गैस निकलती है? तो O2, ऑक्सीजन। अब O3 का मतलब क्या होता है? ओजोन। ओजोन कहाँ रहता है? समताप मंडल में, संताप मंडल में। ठीक है। और यही सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हम लोग को बचाता है। नहीं, चलिए आगे बढ़े सर। और इसको क्षय पहुंचाता है कौन? हानि कौन पहुंचाता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो AC वगैरह से निकलता है। ठीक है। चलिए, थर्मामीटर में देखिए 1 घंटा में हम कहेंगे सर बहुत बोलते हैं, 1 घंटा में का लगातार हम थकते नहीं हैं, थकते हैं, लेकिन सोचते हैं कि 1 घंटा में कम से कम आपको 500-700 क्वेश्चन निपटा दे, और वो भी ढंग से निपटा दे, इसे लगातार बिना चुप हुए बोलते हैं। ठीक है ना। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कुछ नहीं, अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, जैसा वीडियो लगा आपको उसके हिसाब से आपको कमेंट करना है और शेयर कर देना है बस। ठीक है। चलिए, और डेली पढ़ना है। ठीक है। चलिए अगला, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारा जो है ना ताप के कारण अधिक फैलता है जी। ठीक है। और एकमात्र धातु पारा ही है जो क्या होता है? द्रव अवस्था में रहता है। और एकमात्र अधातु जो कि द्रव अवस्था में रहता है वो है ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन। सही है, सही है ना, सही बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए सर, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन बढ़िए, सूर्य मुख्यतः किससे बना है? तो हाइड्रोजन से। क्या है जी? 70% तो है वही, या 71% कह दीजिए हाइड्रोजन न, 17 कहिए, और 28% आपको है हीलियम। ठीक है, ठीक बा। चलिए आगे बढ़ा जाए सर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह हो गया। हम्म। चलिए अगला देख लीजिए। कांसा यानी ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मेडल रहता है ना, गोल्ड मेडल, रजत, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। तो वही है, कांसा किसका मिश्रण है तो कॉपर और टीन का। पीतल किसका मिलता है तो जिंक और कॉपर का, ऐसे करके। अब परसेंटेज के हिसाब से पूरा लिस्ट बना दिए हैं। देखना है तो बीएसएससी का 10 गो सेट करवाए हैं अभी फिलहाल, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट जब डिटेल में, क्योंकि उसका ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन था, 4 गो ऑप्शन था, तो चारों का पोस्टमार्टम कर रहे थे। तो जिनका भी बीएसएससी का एग्जाम होगा जाकर देख सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल में आप लोग पढ़ना चाहते हैं कि सर ऑनलाइन है, कुछ ऑनलाइन टेस्ट उसका व्यवस्था है, तो बिल्कुल है। जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ से डाउनलोड कीजिए द एग्जाम पोर्टल ऐप, और वहाँ जाकर देखिए आपको 49 रुपये में, ठीक है, वहाँ जाकर देखिए आपको 49 रुपये में मिलेगा। जितना अभी तक हुआ है आमीन से लेकर बिहार सीजीएल बीएसएससी द्वारा जितना कंडक्ट करवाएगा एग्जाम, उसका लगभग 35 के आसपास प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस, और उसके बाद 10 से आपको 12, ठीक है, दिया हुआ है सेट ऑनलाइन बनाने के लिए। ये अपना स्कोर भी आप ढंग से चेक कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा एग्जाम पोर्टल ऐप पे, ठीक है। आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए। और वैसे भी हम जो यूट्यूब पे बताए हैं बीएसएससी का 10 गो सेट, उसी में पूरा मिश्रण का कॉपर और टीन जितना भी मिश्रण है 10 गो 15 12 गो सब लिखवा दिए हैं, और परसेंटेज के हिसाब से, जैसे पीतल में जिंक और कॉपर 70% कॉपर ऐसे करके, और जिंक है आपको 30%, ऐसे करके आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। आप लोग देख ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगता है कोई भी वीडियो तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं है मेरे भाई। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, ठीक है। टेली और बल्ब का जो है एडिशन ने, नहीं, थॉमस अल्वा एडिशन। मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा था तो 1977, नाम था उसका क्या, यूरी गागरिन या नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दोनों में कौन है जो चंद्रमा पर गया था बताइए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या यूरी गागरिन। कंफ्यूज करते हैं ना, कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम कहेंगे सर आप क्वेश्चन पूछते हैं ना तो 2 गो ऑप्शन देके और कंफ्यूज करते हैं, क्लोज क्लोज कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। आप भले उसके लिए कुछ भी कहिए हमको, लेकिन कंफ्यूज क्यों करेंगे, क्योंकि अभी आपको कंफ्यूज करेंगे ना तो आप कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन यही कंफ्यूजन जब एग्जाम में होगा तब क्या कीजिएगा, यही कंफ्यूजन जब आपको एग्जाम में होगा तब क्या कीजिएगा, वहाँ तो काम खत्म है, मामला खत्म, इतना 6 महीना का मेहनत करेगा फालतू। तो जितना कंफ्यूज है अभी ये कंफ्यूजन होना है, अभी सारा कंफ्यूजन दूर कर लेना है, इसीलिए कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ पे फंस सकते हैं। चलिए ठीक है। और भारत में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम तो राकेश शर्मा, पता ही है, 1984 में, है ना। चलिए, विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत है आंवला, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, पता है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। चलिए, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन, किस रक्त समूह को सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल अडॉप्टर कहा जाता है तो ए बी, और सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर तो ओ, ठीक है। चलिए, जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसका है तो चार्ल्स डार्विन का। जैव विकास पर, इसको बोला था विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया तो चार्ल्स डार्विन ने ही दिया। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था भाई तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन है जी, राजस्थान, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो राजस्थान के उदयपुर में जाके आप लोग देख लीजिए। जिंक सिटी किसको बोलते हैं, जिंक सिटी उदयपुर को ही बोलते हैं ना। घूमने के लिए भी बहुत, छुट्टी मनाने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, ठीक है। झीलों का शहर भी बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है, झीलों का शहर। और पिंक सिटी किसको बोला जाता है, जयपुर को, है ना, जयपुर के, ठीक है। और हल्दी घाटी जो 1576 में युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप के सेना और अकबर के सेना के बीच, ठीक है, याद रखिएगा। ये भ्रम फैलाया जाता है कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अरे उन दोनों के सेनाओं के बीच हुआ था, ठीक है। सच्चाई ये था कि अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने आया ही नहीं, ठीक है। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है तो इसरो का पूछ रहा, सीधा सीधा मंगलोर। चलिए, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था जी तो कालीकट बंदरगाह 1498 में, ठीक है। वहाँ का शासक कौन था, जमोरिन, उसने स्वागत किया था इसका, है ना। प्रथम यूरोपीय, नहीं, प्रथम यूरोपीय जो भारत आया था समुद्री रास्ते के तहत, वास्को डी गामा।
तो अच्छा पुर्तगाली था ना, ये तो पूछते हैं कि कौन से आए थे प्रथम, तो पुर्तगाली। और सबसे बाद में भी गोवा को छोड़कर जाने वाले पुर्तगाली ही थे, है ना। सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाली और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली, याद रखिएगा। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है, तो सिनेगाग कहता है, सिनेगाग। भारत में एकमात्र वायसराय था जिसका कार्यकाल था 1921 से 26। कौन था भाई, तो वो था लॉर्ड रीडिंग। कौन था, लॉर्ड रीडिंग, एकमात्र वायसराय। कौन सा वायसराय, तो यहूदी वायसराय। इसीलिए इसको बता रहे हैं कि एक पूछ देता है कि एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, तो बार बार हर बार जब भी मौका मिलता है इसको बता देता है कि तो देखते ही मारे कि ओ लॉर्ड रीडिंग, खटाक से मारना, खटक। चीन की मुद्रा क्या कहलाती है, युआन। और जापान की येन। और चीन की राजधानी बीजिंग, जापान का टोक्यो। येन होता है, येन, ये जापान का है, ठीक। और युआन है चीन का, ठीक बा। आगे बढ़िए। रथ यात्रा उत्सव, रथ यात्रा उत्सव तो हम बोले हैं जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ का बलभद्र और सुभद्रा उनकी बहन के साथ पुरी में, बहुत फेमस है, अब तो हर जगह निकलने लगा है, लेकिन फेमस वहीं का पुरी में रथ यात्रा उत्सव, है ना, उड़ीसा में। और उड़ीसा में ही है कोणार्क, कोणार्क में सूर्य मंदिर, जिसको काला पैगोडा बोला जाता है ना, ये काला पैगोडा, सही है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन भारत के लौह पुरुष, मतलब भारत के आयरन मैन किसको बोला जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि कब मिली थी, तो बारदोली सत्याग्रह में इनका जो था ना योगदान, उसी में बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। अब कभी कभी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने, तो वही कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, बारदोली की महिलाओं ने, या लिख देगा किसी ऑप्शन में बारदोली की ओर से महात्मा गांधी ने, बारदोली की महिलाओं की ओर से, तो बात वही है। बारदोली सत्याग्रह में इनका योगदान देके कौन सी उपाधि दी गई थी, सरदार की, तब से ये हो गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं आपको उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही रहे थे, ठीक है। चलिए, और सरदार की उपाधि इनको कब मिली थी, बता दिए कि बारदोली सत्याग्रह में इनका योगदान देकर वहाँ की महिलाओं ने दी थी। और वही कभी कभी ऑप्शन में आपको पूछ देगा कि बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो बारदोली की महिलाएं याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो एलोरा और अजंता भी साथ में अगर पूछेगा, अजंता भी, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए अगला है चिल्का झील कहाँ स्थित है, चिल्का झील है उड़ीसा में सबसे बड़ी, सबसे बड़ी आपको कौन सी, खारे पानी की झील, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर खारा पानी का पूछेगा तो राजस्थान वाला हो जाएगा सांभर झील, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है, क्लियर है। और तट रखिए राज आपको हम बताए थे 9 गो है। सबसे बड़ा तट रखिए राज पूछेगा तो गुजरात, दूसरा नंबर पर आंध्र प्रदेश। अब प्रायद्वीपीय भारत में अगर सबसे बड़ा तट रखिए राज पूछ देगा तो आंध्र प्रदेश। और तट रखिए राज 9 गो है, कौन कौन है, गुजरात, गोवा, है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और नदीय बंदरगाह पूछेगा तो हल्दिया वाला हो जाएगा, पश्चिम बंगाल वाला, ठीक है। और अगर सबसे कृत्रिम पूछेगा और सबसे पुराना तो कौन सा हो जाएगा, आपको केरल वाला, ठीक है। और सबसे बड़ा तो नावा शेवा मुंबई वाला, ठीक है। और डॉल्फिन नोज पहाड़ी के नीचे कौन सा, विशाखापट्टनम, जो कि सबसे गहरा है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम, अभी हम ऊपर में बताए हैं कि विटामिन सी अंडा और दूध में नहीं होता है, और उसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है उसका रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला, मतलब सबसे ज्यादा वर्षा होता है तो मासिनराम मेघालय में है। कहाँ है, मेघालय में मासिनराम। अच्छा, मेघालय में आपको जाति या पहाड़ी भी पूछेगा तो गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया, पहाड़ी भी है और जनजाति भी है भाई साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला था, 1913 में क्या। इनका एक उपन्यास है गोरा, ठीक है। अब बांग्लादेश का जो अभी राष्ट्रीय गान है उन्होंने इन अमार सुमार बांग्ला इन्होंने ही तो लिखा था। और आपको भारत का भी राष्ट्रीय गान जनगण मन भी नहीं लिखा गया, जो सर्वप्रथम गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, सही है। चलिए, कृष्णा के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक हैं रस खान।
कौन है? रस खान। प्रेम वाटिका भगवान श्री कृष्ण के जीवनी पर लिखा गया है, ठीक है, प्रेम वाटिका रस खान। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और इसका जो डॉलर है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर कहते हैं, इसका जो मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। इसका राष्ट्रीय पशु है कंगारू, तो इसके जो बैडमिंटन टीम है या क्रिकेट टीम है उन लोग को भी कंगारू बोला जाता है, ठीक है। सबसे कमजोर बच्चा शायद कंगारू का होता है ना जी, कम विकसित, सबसे कम विकसित बच्चा कंगारू का ही होता है क्या? कावारती लक्षद्वीप, कावारती राजधानी कहाँ की है? लक्षद्वीप की, ठीक है। और सबसे पहला ऑर्गेनिक ये वाला जो पूछेगा ऑर्गेनिक पूर्ण रूप से 100% तो लक्षद्वीप होगा, और राज्यों में पूछेगा तो सिक्किम, ठीक है। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, कौन है? ग्रीनलैंड, ठीक। गोबी मरुस्थल कहाँ है जी? मंगोलिया में। गोबी मंगोलिया में। थार है राजस्थान भारत इंडिया में, और सहारा अफ्रीका में, है ना, सहारा जो है अफ्रीका में है। अच्छा, इसके बाद एक और है ना, चलिए इसको देख लीजिए आप लोग, इसको देख लीजिए आप लोग। कह रहा है कि कौन सी नदी बंगाल के शोक, तो आप लोग को पता है दामोदर नदी ही होगा। कौन सा होगा? दामोदर नदी, दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी। और दामोदर घाटी नदी अधिनियम स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है जो वर्ष 1948 में। अब बिहार का शोक, बिहार का शोक तो कोसी, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी, है ना। गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड्स से। गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स से। पेले फुटबॉल से, ऐसे करके पूछेगा, ठीक। वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ा, तो फुदोर जी। माउंट एवरेस्ट बिना ऑक्सीजन पर चढ़ना, बिना ऑक्सीजन का, तो फुदोर जी, ठीक है। कौन कंगारुओं का देश? आ गया जी, बोले थे ना कंगारुओं का देश, तो ऑस्ट्रेलिया। कोई दिक्कत है? अभी बता चुके हैं, आगे बढ़ जाए। राजधानी मुद्रा तो बता ही चुके हैं। चलिए, अल बरूनी भारत कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में मतलब मोहम्मद गजनवी के साथ। अब किताबुल हिंद भारत की खोज इसने ही लिखी थी, अल बरूनी ने, नहीं। चलिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 दिया हुआ है, आपको याद रखना है 8,850 लगभग, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू, गॉडविन ऑस्टिन, और भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। किसी को कोई तकलीफ है इस बात से? और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोला जाए तो अन्नामुडी, जो अन्नामलई पर्वत पर है ना, ठीक है, या प्रायद्वीपीय भारत उसी को बोलेंगे। चलिए, कॉन्गेपेट्रिक्स पावर परियोजना कर्नाटक में है। कॉन्गेपेट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में है मेरे भाई, कर्नाटक में है। अगला है क्वेश्चन कि प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है, प्रारंभिक मतलब प्राचीन भारत में आ जाइए, वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है उसका नाम है सिंधु, और जो पवित्र मानी जाती थी उसका नाम है सरस्वती। अभी हम लोग गंगा को जितना पवित्र मानते हैं उस समय उसको सरस्वती को पवित्र माना जाता था, ठीक है। और गंगा का उल्लेख 3 बार हुआ है, सर्वाधिक बार सिंधु का हुआ है, ठीक है। चलिए, गैंकोड चोलपुरम, गैंकोड चोलपुरम का मंदिर कौन बनवाया था? तो राजेंद्र प्रथम। कौन बनवाया था? राजेंद्र प्रथम, ठीक है। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ठीक है, दलीप ट्रॉफी। और इसके बाद आपको हो गया कौन सा, बीजीटी मतलब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जो अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाला है टेस्ट वाला। एसेज, ये सब क्रिकेट से संबंधित है मेरे भाई। किससे है? क्रिकेट से, ठीक। कुकी जनजाति मणिपुर में, कुकी जनजाति मणिपुर में। एक हम नाक मुका, मणिपुर का 4 मेन जनजाति है, तो नाक मुका इसका थी था, ठीक है। यहाँ का था या नागालैंड का, बता देंगे, बात ठीक बता देंगे, पहले इतना ही याद रखिए, कुकी जनजाति मणिपुर में, ठीक। गार्डन रिच जहाज बनाने का कारखाना पश्चिम बंगाल में है। गार्डन रिच जहाज बनाने का कहाँ है? तो कारखाना पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा 22 जुलाई 1947, यही बताए थे ना मेरे भाई, यही अभी हम बताए थे। कब बताए थे? जब पूछा गया था कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है उसको कब अधिग्रहित किया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा, तो 24 जनवरी 1950, जो कि संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। अब प्रथम बैठक कब थी? 9 दिसंबर 1946। अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि प्रथम अध्यक्ष थे, और अस्थायी उनको लिया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946। और उसके 2 दिन बाद
13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना प्रस्ताव पेश किया था। और तिरंगा झंडा कब लिया गया? 22 जुलाई 1947 को डिजाइन को स्वीकार किया गया था तिरंगे का। और राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों जो है 24 जनवरी 1950 को लिया गया था। क्लियर है सर? और संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, कब लिया गया, कब आत्मार्पित किया गया, ऐसा रहेगा तो 26 नवंबर 1949। और कब लागू किया गया, कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक है, आगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अभी बताए हैं कि अमार सोनार बंगला किनके द्वारा लिखा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अभी बताए हैं ना, अभी बताए हैं ना। चलिए, इनको गुरुदेव का उपाधि, इनको गुरुदेव बोला जाता था, है ना। चलिए, थिम्पू किसकी राजधानी है? भूटान। और न्यूगल्ट्रम इसका मुद्रा है। नहीं, हल्दी घाटी की युद्ध कब हुआ था? तो बताए थे अभी हम 1576 अकबर का सेना और महाराणा प्रताप के सेना के बीच। अकबर का सेना का जो है सेनापति मान सिंह था, मान सिंह। अब इनका वाला कौन था? महाराणा प्रताप वाला अबू हसन, अबू हसन। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कब हुआ था? कब हुआ था? चलिए, मृत्यु हम बता दिए 483 में। आप लोग जन्म बताइए कब हुआ था? 483 BC ईसा पूर्व। जन्म बता दीजिए तो किसको किसको याद है। और जन्म का जो चिन्ह है वो भी हम बता देते हैं, कमल एवं सांड। अग्रित्या का घोड़ा। और प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब कि प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक, उसी को बोला जाता धर्म चक्र प्रवर्तन। और सबसे ज्यादा पूछेगा कहाँ दिया था अपना प्रवचन? तो श्रावस्ती में। क्वेश्चन बनता है जी कि प्रथम प्रवचन सारनाथ में और सबसे ज्यादा बार तो श्रावस्ती में। क्लियर है? चलिए, अब प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 में हुआ था ना। हाँ, चलिए, गदर पार्टी कहाँ संगठित हुई? अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में। सोहनलाल भगना इसके ये थे। लाला हरदयाल इसका संस्थापक थे, लेकिन उसका अध्यक्ष बनाया गया था सचिव या अध्यक्ष कह लीजिए वो सोहनलाल भगना को। और 1913 का ये कांड है, अगर हम सही हैं तो मुहर लगा दीजिए। 1913। भारत के संविधान द्वारा कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता, एकहरी। अमेरिका में शायद दोहरी है जी, कि स्विट्जरलैंड में भी? बताइए तो, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? बताइए, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है बताना है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है बताना है। देखिए, ये तो बता चुके हैं पूरा डिटेल कि भारत के संविधान अनुच्छेद 51(1) किससे संबंधित है। तो पहले ही हम बता दिए हैं कि मूल कर्तव्य जो है इसके तहत लिया गया है? भाग 4A। नहीं, भाग पूछेगा तो 4A। सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा संस्तुति से 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 गो आयोगनामा, 86वें संविधान संशोधन 2002। सही है ना मेरे भाई? चलिए, देखिए, अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा जो है ना, दांडी यात्रा आपको कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930। 2 मार्च को पत्र लिखा था लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी ने कि अगले 6 दिन में हम नमक कानून तोड़ेंगे। ठीक, तो गांधी जी 12 मार्च से शुरू हुआ था यात्रा, 12 मार्च 1930। ठीक, 12 मार्च 1930। और नमक टूटा था, जो ये आंदोलन शुरू हो गया था 6 अप्रैल 1930। ठीक, कहीं कहीं आपको 384 किलोमीटर मिलेगा, कहीं कहीं 390 किलोमीटर। तो 390 वाला ही सही है आपको। और कितना मील हो गया? 390 वाला कितना मील हो गया बता दीजिए। और उसी समय से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया था। और क्यों? क्योंकि 1882 में जो है आपको आया था नमक कानून, तो उससे पहले निःशुल्क नमक बनाते थे भारतीय। ठीक है ना। भारत के पुनर्जागरण का पिता किनको? राजा राम मोहन राय। इन्होंने आत्मीय सभा का 1815 में, और आपको ब्रह्म समाज का 1828 में, एक कॉलेज भी इन्होंने स्थापना किया था, उसका था 1825 में। तो पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय। किसने वेदों की ओर लौटने को कहा था, मतलब नारा दिया था वेदों की ओर लौटो? दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, अंतिम और 10वें गुरु। जन्म बिहार के पटना साहिब, यानी पटना वाला, पटना सिटी एरिया है, पटना साहिब बोला जाता है, 1666 में हुआ था। भारतीय और इन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को गुरु पद प्रदान कर दिया गया था, नहीं तो पहले गुरु बनाया जाता था, तो इन्होंने उसी को गुरु पद ही दे दी थी। ठीक है ना। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है?
तो वो है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय हमको लगता है अनुच्छेद 124 से 147 तक, सही बोल रहे हैं, इसका व्याख्या किया गया है। और अनुच्छेद 143, बहुत लोग इसमें इंटरेस्टेड है 143 में। तो 143 से एक बात याद रखिएगा कि राष्ट्रपति से बहुत ही प्रेम रहता है इनको, तो सलाह देते हैं। लेकिन ये सलाह मानने के लिए किसी भी कानूनी विषय पर राष्ट्रपति से सलाह ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ये इनका सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्या नहीं है? बाध्य नहीं है सलाह मानने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? तो अंक देन है अंतर्राष्ट्रीय अंक चीन का। कागज का आविष्कार भी चीन है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन, बांध का जल से क्या बदलने मदद मिलती है? जल ऊर्जा से, जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। कौन? बांध। ठीक है। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील यानी कि घोल क्या है? सार्वभौमिक घोल। ठीक है, तो जल क्या है ना। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग, मरासमस बच्चों में भी होता है। विटामिन डी इसको बोलते हैं कैल्सीफेरोल, इसका है आपको रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। और इसका स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश ना, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। क्या सही बोल रहे हैं? और टोकोफेरोल विटामिन ई, रेटिनॉल विटामिन ए, थायमिन विटामिन 1, नियासिन विटामिन 2, सही बोल रहा हूँ। चलिए, खाद्य भंडारण में धूमकरों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए करते हैं? तो कीड़े मकोड़ों को। ठीक है, खाद्य भंडारण में धूमकरों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? कीड़े मकोड़ों को। पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उपादान यानी मुख्य तत्व कौन है? नाइट्रोजन। वायुमंडल का, वायुमंडल में मुख्य तत्व नाइट्रोजन। अब भूपर्पटी में मुख्य पूछेगा तो ऑक्सीजन। ठीक, और सेकंड नंबर पर इसमें पूछेगा तो सिलिकॉन, भूपर्पटी वाला में। और नाइट्रोजन सेकंड नंबर में, वायुमंडल में सेकंड नंबर पर O2 हो जाता है 20%, और ये कितना है? 78%, है ना। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोगी है? हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि वह सूर्य से निकली समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी को अवशोषित कर लेती है। और इसका है सूत्र O3, और इसको 6 किससे होता है? CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ना। अगला क्वेश्चन कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या उपयोग करते हैं? यही सब ना हम बोल रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल, सूर्य की रोशनी। नहीं, किसी तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉन्स की संख्या के बराबर। कोई तत्व का आणविक संख्या उसके न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सबसे नजदीक का बुध, और सबसे दूर का बताइए? अरुण हो गया ना, वरुण, और वरुण हो गया। और सबसे नजदीक का है बुध, और सबसे जल्दी यही करता है सूर्य का परिक्रमा 88 दिन में। ठीक, अब मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह। कौन? क्षुद्र ग्रह। और सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमेड, जो बृहस्पति का है, लेकिन सबसे ज्यादा उपग्रह शनि का, और शनि का सबसे बड़ा टाइटन। सही है। और उसके बाद आपको भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला सूर्य, है ना। चलिए, पृथ्वी 365 दिन में करती है सूर्य का परिक्रमा। नहीं, और ऋतु परिवर्तन किससे होता है? पृथ्वी के परिभ्रमण या परिक्रमण, उसी को बोलते हैं, काल से। दिन रात घूर्णन के। ठीक है। परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है उसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नहीं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का जेम्स चॉडिक और चैडविक, और आपको इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन आविष्कार किया था। नहीं, थोड़ा जल्दी बोल दे रहे हैं क्या? ये सब आप लोग का पढ़ा हुआ होगा जी, सिर्फ रिवीजन हो जाए इसके लिए ये सब बोल देते हैं जल्दी जल्दी, समझ गए। एक अश्व शक्ति पढ़ा हुआ है कि नहीं? हॉर्स पावर बताया ना, कि गाँव में बोलता है कि 1 HP के लाए हैं मोटर, 2 HP के लाए हैं मोटर, मतलब 746 वाट का मोटर लाया है वो, उसका यही का नाम है। ठीक, बच्चों के गुब्बारों को फैलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? गुब्बारों में भरा जाता है, या वायुयान के टायर में गुब्बारों को फैलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन या हीलियम? यहाँ हाइड्रोजन दे रहा है, हाइड्रोजन या हीलियम बताइए तो। गुब्बारों को फैलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन या हीलियम? हम कंफ्यूज हैं, आप लोग क्लियर कीजिए। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। ठीक है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक कह रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन। पीट कर जिस धातु को चद्दर का रूप दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? आघातवर्ध। और सबसे ज्यादा आघातवर्ध कौन होता है? सोना। ठीक, और सबसे कम क्रियाशील अगर पूछेगा तो सोना, और सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तो पोटेशियम। किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य, क्लोरोफॉर्म, मतलब बेहोश करने के लिए। मूवी में देखोगे उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा दो। ठीक, चेतना शून्य का मतलब आपका चेतना को शून्य कर देगा। ठीक है, कुछ काम नहीं करेगा, ऑपरेशन हो गया।
लेकिन वहाँ पर इंजेक्शन लगता है, क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देता है आदमी, चेतना शून्य उसी को बोलते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़िए। कह रहा है सरल हरात्मक गति को क्या कहा जाता है? एक आवधिक गति। सरल हरात्मक गति को क्या बोलते हैं सर? एक आवधिक गति। अगला क्वेश्चन है कि एक के ऊपर एक रखे गए दो शीशों की, ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि एक के ऊपर एक रखे गए दो शीशे की प्लेटों को जिनके बीच में पानी है, क्या है? पानी है, एक के ऊपर रखा गया है दूगो शीशा रखा गया है, ठीक है, दूगो शीशा रखा गया है, ठीक है, दूगो शीशा रखा गया है, और जिनके बीच में पानी है, आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। इसका कारण क्या है? सतही तनाव। बीच में पानी है दूगो शीशा के बीच, तो उसको अलग करके देखेगा, सतही तनाव है, उसको आसानी से अलग नहीं किया जाता इसी वजह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक अथवा रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? तो लीवर के, किस सिद्धांत पर काम करता है? लीवर के सिद्धांत पर। ठीक, पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है। जल का क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है, इसी वजह से। ठीक है, हाँ, इसलिए कुकर में खाना वहाँ लेट से पकता है ना जी। वाहन से सफर करने वाला व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर गिर पड़ता है, क्योंकि किस रीजन से? न्यूटन का प्रथम नियम, यानी कि जड़त्व का बात कर रहा है, जड़त्व का। ठीक, देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि गति की जड़ता के कारण। ठीक, बस में भी यही होता है, बैठल है, चल रहा, ब्रेक लगाए आगे की ओर, है ना, ब्रेक लगाए, या अचानक से चल दिए, है ना, तो पीछे की ओर, ऐसा होता है ना, तो सब जड़त्व के कारण ही होता है। सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक है, सवेरे सवेरे हवा में अगर धुआं अधिक है तो कोहरा भी अधिक क्यों होता है? जब धुआं अधिक है तो कोहरा भी अधिक काहे होगा? क्योंकि वायु में मौजूद जलवाष्प धुओं के कणों पर जमा हो जाते हैं। वायु में मौजूद जो जलवाष्प होते हैं वो धुओं के कणों पर जमा हो जाते हैं, इसीलिए होता है। ठीक, जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाती है? क्योंकि इसकी गति, नीचे आंसर लिखा हुआ, थोड़ा ऊपर कर ले इसको, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाती है? इसकी गति संबंधी ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, क्योंकि यह अवरोधक द्वारा रोक दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी गति संबंधी ऊष्मा में, इसकी गति संबंधी ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा जो है ऊष्मा में बदल जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, और यह क्यों? क्योंकि यह अवरोधक द्वारा रोक दिया जाता है। ठीक है जी, चलिए। चाय की केतली के ढक्कन में एक छेद क्यों रहता है? चाय की केतली के ढक्कन में देखिएगा एक छेद क्यों रहता है? क्योंकि चाय आसानी से उड़ेली जा सकती है, क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश करती है, तभी ना चाय आराम से दिया जा सकता है ना। चलिए, तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है? प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन, कुल परावर्तन के कारण। किसके? कुल परावर्तन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, और क्वेश्चन है बचा बकाया है? नहीं है, खत्म हो गया। टोटल लगभग समझिए मेरे भाई कि लगभग आज आपका 200 क्वेश्चन का हम कर दिए हैं। ठीक है, लगभग 200 क्वेश्चन का आज हम लोग पोस्टमार्टम किए हैं, और आज का डिटेल देख के आप लोग बताइएगा कि ठीक से दिए हैं कि नहीं, क्वेश्चन पूछना कम किए हैं कि नहीं। अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, ओपिनियन देना है, जो भी आपको लगे कमेंट जरूर कमेंट में देना है। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए तो लाइक के साथ एक लाइक पे खटाखट और फटाफट शेयर करना है, तभी सटासट जॉब लेना है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।